हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मेरा नाम है कौशल आनंद सिंह और मैं आपको इस सत्र में इस साल में पढ़ाऊंगा हाई स्कूल यानी 9th और 10th का साइंस पढ़ाऊंगा। पूरे साल पढ़ाऊंगा, लेकिन 9th और 10th में मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान के लिए आपको कोई अलग टीचर प्रोवाइड किया जाएगा दी ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा, लेकिन मैं जो है आपको इस पूरे साल पढ़ाऊंगा 9th और 10th का साइंस पढ़ाऊंगा, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी की पूरी। ये सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन इससे आपको जो है कोई घबराने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस पूरा का पूरा खत्म किया जाएगा, सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, सारे के सारे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न लगवाए जाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगी बीच बीच में आपको एक्सपेरिमेंट भी कराए जाएंगे। इसके अलावा प्रेजेंटेशन भी कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए जो है नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको जो है एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको पूरे साल प्रोवाइड की जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम जो है एक इंट्रोडक्शन लेक्चर की तरह इसे शुरू करेंगे। तो मैं इसमें जो है अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, अपना इंट्रोडक्शन मैं बाद में कभी किसी वीडियो में दूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं कैसे दी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ा, ठीक है, कैसे आशीष सर से मिला और कैसे हम लोगों ने जो है ये एक नया मतलब एक नए टीचर की तरह मैं आया आप लोगों के सामने। तो ये सब कहानी किसी अन्य वीडियो में करेंगे, किसी बाद वाले वीडियो में करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन तो करेंगे, लेकिन अपना नहीं, साइंस का इंट्रोडक्शन करेंगे। आज पहला वीडियो है और मैं साइंस पढ़ाऊंगा, तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ वीडियो में साइंस का इंट्रोडक्शन करूंगा। विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान का ओरिजिन क्या है, विज्ञान शुरू कहां से हुआ, उसका इतिहास क्या है, विज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है, विज्ञान को कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, इन सभी मुद्दों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो एक कहानी की तरह होगा, ठीक है। आपको कहीं कहीं कॉपी पेन उठानी पड़ सकती है नोट करने के लिए, लेकिन ज्यादातर चीजें जो होगी आपको बस सुनने के लिए हैं, ठीक है। आप सुनते जाएंगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि आज जो है एक तरह से मैं हिस्ट्री बताऊंगा कहानी की तरह कि विज्ञान शुरू कैसे हुआ, उसको फिर 3 पार्टों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में कैसे डिवाइड किया गया और भौतिक विज्ञान के अंदर क्या पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात होगी, लेकिन डिटेल में बात होगी, तो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझना शुरू करते हैं कि विज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम विज्ञान पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पूरे साल विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। 9th का पढ़ेंगे और 10th का पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है हमका सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान के अंदर पढ़ाई किस चीज की करते हैं। अगर कोई पूछ दे कि क्या पढ़ रहे हो विज्ञान, तो कोई पूछेगा विज्ञान क्या होता है, बताओ जरा मुझे। तो कुछ लोग रट्टा मारे रहते हैं, उसकी परिभाषा बता देते हैं कि किसी विषय या वस्तु के सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, परिभाषा गलत नहीं है, लेकिन ये परिभाषा ज्यादातर बच्चे जो है रट के बैठे रहते हैं, उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, ना समझा पाते हैं किसी को कि विज्ञान में हम लोग करते क्या है, ठीक है। क्या अंतर है विज्ञान में और अन्य सब्जेक्टों में, क्या अंतर है इतिहास में विज्ञान में, क्या अंतर है विज्ञान और गणित में, ठीक है ना। तो हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो जब विज्ञान को समझना है तो सबसे पहले आपको एक शब्द दिखाई देगा, ये विज्ञान, ठीक है। हर शब्द का एक मतलब होता है, ठीक है। जैसे किसी का नाम है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे किसी लड़के का नाम विवेक है तो विवेक का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। किसी लड़के का नाम जो है आदित्य, आदित्य का मतलब होता है सूरज। किसी का नाम प्रकाश है मतलब उजाला। किसी का नाम जो है उधम है तो इसका मतलब वो बहुत चंचल होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है किसी का नाम जो है, हर नाम का एक मतलब होता है। तो ऐसे ही हमारा एक विषय है विज्ञान, तो विज्ञान का भी कुछ ना कुछ मतलब होता होगा, वही मतलब हमको समझना है, तो हम लोग विज्ञान को समझ जाएंगे। तो विज्ञान को अगर हम लोग डायरेक्ट समझने की कोशिश करें तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसका हम लोग करेंगे संधि विच्छेद। हिंदी पढ़े ही होंगे संधि विच्छेद क्या होता है। तो जब किसी शब्द का मतलब ना निकले तो हम लोग उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2 भागों में तोड़ लेते हैं और फिर मतलब निकालते हैं। तो विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वी प्लस ज्ञान। तो एक तो मतलब पता है ज्ञान, ज्ञान मतलब इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, यानी जानकारी को इकट्ठा करते रहे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ज्ञान। लेकिन ये वी शब्द क्या क्या मतलब होता है, तो वी शब्द का जो है 3 मतलब होता है। पहला होता है विश्लेषित, दूसरा होता है विशिष्ट और तीसरा होता है विशुद्ध।
अब इन तीनों में से जो है हम लोग कभी कभी एक को ले लेते हैं, कभी दो को, कभी तीनों को ले लेते हैं, लेकिन तीन मतलब होता है। विज्ञान को तोड़ेंगे तो वी प्लस ज्ञान, और वी का मतलब होता है विश्लेषित, विशिष्ट या विशुद्ध ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, विश्लेषित, विशिष्ट या विशुद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन भारी भरकम वर्ड का मतलब क्या होगा, क्या होगा विश्लेषित, क्या होगा विशिष्ट, क्या होगा विशुद्ध। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे अपने जनरल लाइफ में, कुछ घटनाओं के ऊपर हम लोग विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि विज्ञान हमें क्या सिखाता है, कैसे हम लोग विज्ञान की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में बात कर लूं तो विज्ञान कहता है कि विश्लेषित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि अगर कोई घटना आपके पास हो रही है, उसका विश्लेषण करिए कि क्यों हो रही है। आंधी आ रही है, क्यों आ रही है, बारिश आ रही है, क्यों आ रही है, भूकंप आया है, क्यों आया है, ज्वालामुखी फटी है, क्यों फटी है। ठीक है ना, सूर्य से गर्मी आती है, क्यों आती है, सूर्य से प्रकाश आता है, क्यों आता है। आप बोलते हैं तो आवाज जो है क्यों सुनाई देती है, ये आवाज आपके मुंह से दूसरे के कान तक कैसे जाती है, आप चल कैसे पाते हैं, आप दौड़ कैसे पाते हैं। सभी घटनाओं पर आप विश्लेषण करिए और कुछ ना कुछ ज्ञान निकालिए, तो उस ज्ञान को क्या बोलेंगे, विज्ञान। और विश्लेषण के बाद जो ज्ञान निकलेगा वो विशिष्ट ज्ञान होगा। विशिष्ट मतलब स्पेशल, स्पेशल नॉलेज होगा, एक विशेष ज्ञान होगा जो सबके पास नहीं होगा। ठीक है ना, अभी मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आएगा। मैं अभी एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कैसे हम लोग विश्लेषण करते हैं तो ज्ञान निकलता है, और वो ज्ञान विशिष्ट होता है। और तीसरा विशुद्ध होता है। विशुद्ध मतलब कि एकदम प्योर नॉलेज होता है, उसमें कोई गलती नहीं होती है। ठीक है ना, इस वर्ड को भी मैं समझाऊंगा एक करके। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि विश्लेषण के बाद जो ज्ञान निकलता है उसे विज्ञान बोलते हैं, और वो जो ज्ञान होता है वो विशेष होता है, विशिष्ट होता है एकदम, और विशुद्ध होता है, उसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। ठीक है ना, अगर मैं विशुद्ध को समझाना चाहूं तो आम भाषा में ऐसे समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो घर के लोग तो अलग अलग बातें करेंगे, आसपास के लोग, कि इसको बुखार हुआ होगा, इसको ये हुआ होगा, अरे सर्दी गर्मी हो गई होगी, ठीक है, या फिर ठंडी लग गई होगी, अलग अलग बात करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर चेकअप करता है तो बताता है कि नहीं इसको टाइफाइड है, नहीं इसको मलेरिया है। तो उसने जो है प्रॉपर चेकअप किया, प्रॉपर एनालिसिस किया, उसके जो है रिपोर्ट्स को देखा, जांच पड़ताल किया, तो वो जो रिपोर्ट आएगी वो विशुद्ध होगी, करेक्ट होगी। तो हमारा साइंस का जो नॉलेज होता है, साइंस का जो ज्ञान होता है, विज्ञान, ये भी एक विशुद्ध ज्ञान होता है, यानी इसमें गलती नहीं होती है। ठीक है, तो विज्ञान का ये पूरा फुल फॉर्म है। आप चाहे तो इसे नोट कर लें, फिर मैं आगे जो है इन सब शब्द पे काफी चर्चा करूंगा, तो आपको ये शब्द पूरे याद भी हो जाएंगे और पूरी तरह से समझ में भी आ जाएंगे। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम पहले आसपास की घटनाओं के ऊपर अध्ययन करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स, प्रकृति में होने वाली कुछ सामान्य घटनाओं के ऊपर हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि विज्ञान को कैसे पढ़ा जाता है, विज्ञान में कैसे विश्लेषण करके ज्ञान का प्राप्ति किया जाता है। ठीक है ना, तो हम इन एग्जाम्पल से समझ पाएंगे कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। क्लियर है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं आंधी, इंग्लिश में बोलते हैं हैवी वाइंड। ठीक है ना, हैवी विंड। आंधी क्यों आती है? ठीक है, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा अक्सर आंधी आ ही जाती है, एक सप्ताह में, एक महीने में 2-3 बार तो आंधी आ ही जाती है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्यों आंधियां आती हैं। ठीक है, तो विज्ञान से पूछेंगे भाई हमें समझाओ। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? विश्लेषित ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे कि आंधियां क्यों आती है। तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो क्षेत्र है दिल्ली का क्षेत्र है। ठीक है, बगल में मान लो उत्तर प्रदेश है, इधर मान लो हरियाणा है, ठीक है, पंजाब है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब लेट्स एज्यूम, मान लेते हैं कि दिल्ली में एक बार खूब गर्मी पड़ने लगी, किसी दिन दिल्ली में खूब गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी खूब ज़्यादा पड़ेगी तो होगा क्या कि दिल्ली की जो हवा है वो भी तो गर्म होगी। ठीक है, गर्मी खूब ज़्यादा पड़ेगी तो दिल्ली की हवा भी गर्म होगी। अब दिल्ली की हवा गर्म होगी तो वहाँ की हवा जो है गर्म होगी तो मॉलिक्यूल दूर हटेंगे। जब भी कोई की गर्म करते हैं तो फैलती है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर हटेंगे तो वो हवा हल्की हो जाएगी, और हल्की होकर कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो दिल्ली की हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर चली गई। जैसे आप कोई भी चीज़ चलाते हैं तो गैस गर्म होकर ऊपर चली जाती है, पानी उबालते हैं तो भाप भी ऊपर चला जाता है। ठीक ऐसे ही जो दिल्ली की जो हवा है वो गर्म होकर कहाँ चली गई? ऊपर।
तो अब होगा क्या कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां की जो हवा है वो तेजी से इस स्थान को भरने के लिए आएगी, इस स्थान को ग्रहण करने के लिए। क्योंकि दिल्ली में हवा थी, अब हवा चली गई तो वहां का स्थान खाली हो गया, तो चारों तरफ से जल्दी से हवा आएगी कि ताकि उस स्थान को ग्रहण कर सके। तो ये जो तेजी से हवा आती है ना उस स्थान को भरने के लिए, इस तेज हवा को ही बोलते हैं हम लोग आंधी। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि आंधियों में कभी पेड़ इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि हवाएं चारों तरफ से आती हैं जल्दी जल्दी, तो इसीलिए पेड़ कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और इसीलिए पेड़ टूट भी जाते हैं। क्लियर है। इसको और एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, अब उसमें से अगर आप एक जो है ग्लास पानी निकालेंगे तो क्या बाल्टी में एक ग्लास पानी का जगह खाली हो जाएगा? कभी खाली नहीं होगा। अगर आप ग्लास में जो मतलब बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आप एक ग्लास पानी निकाल दिए तो क्या वहां जगह खाली हो जाएगी? कुछ खाली नहीं होगा। रीजन क्या होगा कि जैसे आप एक ग्लास पानी निकालोगे तो जो आसपास का पानी वो तुरंत वहां भर जाएगा, जो खाली जगह होगी ना उस जगह को तुरंत भर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब भर गया। ठीक है ना। ठीक वही कहानी यहाँ पे हो रही है। दिल्ली की हवा गर्म होकर ऊपर चली गई, गर्मी होती है तो, और चारों तरफ की हवा तेजी से आई तो इसे बोलते हैं आंधी। तो आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा, ठीक है ना, कि जिस दिन आंधी आने वाली होती है उससे कुछ समय पहले खूब गर्मी पड़ रही होती है, पत्ता भी नहीं उड़ जाता है, खूब गर्मी पड़ती है, ऐसा लगता है यार क्या मन हो उस दिन, एकदम बहुत गर्मी पड़ रही है। और तभी जो है शाम तक जो है आंधी आ जाती है या रात तक आंधी आ जाती है। तो उसका रीजन ये होता है खूब गर्मी पड़ती है तो हवा चली आती है ऊपर। तो बात समझ में आई। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने विश्लेषण किया, और विश्लेषण के बाद हमें पता चला कि आंधी क्यों आती है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं विज्ञान। विश्लेषण के बाद जो ज्ञान निकला वो क्या है? विशेष ज्ञान है। सबके पास तो होगा नहीं ये बातें, ठीक है ना। अभी तो आंधी लिया है, आगे बारिश लेंगे, भूकंप लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो विश्लेषण के बाद जो ज्ञान निकलेगा वो क्या ज्ञान निकलेगा? विशेष ज्ञान होगा। और ये ज्ञान विशुद्ध होगा क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके, कई बार टेस्ट करके ये बात पता की है कि ये होता है इसलिए आंधी आती है। तो ये विशुद्ध ज्ञान है, यानी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं विज्ञान। अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये तो अभी एक एग्जाम्पल, या अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा। मैं पहले बता दे रहा हूं कि आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बोरिंग नहीं होगा क्योंकि आपको सिर्फ कहानी की तरह सुनते आना है, ठीक है। बहुत सारी नई नई जानकारियां मिलेंगी। तो अगर वीडियो लेक्चर लंबा लग रहा है तो बीच में पॉज करके थोड़ा चाय पानी कर लीजिए और फिर वीडियो स्टार्ट करिए, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले लीजिए या फिर खाते खाते वीडियो देखिए, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो सकता है 1-1.5 घंटे का, लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इंट्रोडक्शन क्लास है आज की फॉर 9th-10th, ठीक है, हिंदी मीडियम। तो ये तो रही आंधी क्यों आती है। इसी से जुड़ी हुई एक और बात बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लोग जो है समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने, जिसे बीच बोलते हैं। समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं? बीच। जैसे गोवा में बीच है, फेमस। तो वहां लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पिकनिक मनाने, घूमने जाते हैं। रीजन क्या होता है कि वहां हमेशा हवा चलती रहती है, ठंडी ठंडी हवा। तो जहां हवा चलेगी हमेशा ठंडी ठंडी, वहां लोगों को अच्छा लगेगा। क्लियर है। तो लोग वहां घूमने जाते हैं। तो क्वेश्चन उठता है क्या होता है वहां पे कि हमेशा हवा चलती रहती है। तो आइए समझते हैं। तो बीच के किनारे जाएंगे तो यहां पे मान लीजिए समुद्र होगा इस तरह से, इसमें पानी भरा होगा, और यहां पे होगा रेत, सैंड। जैसे आप लोग अगर समुद्र के किनारे नहीं गए होंगे तो गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे तो गए ही होंगे, तो वहां भी रेत ही होता है। क्लियर है, व्हाइट कलर का। अब क्या है कि रेत की एक खासियत होती है कि रेत सबसे तेज गर्म होता है और सबसे तेज ठंडा भी होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेत एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है ना, जो सबसे तेज ठंडा होता है और सबसे तेज गर्म होता है। इसीलिए राजस्थान में जो है दिन में चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन में रेत बहुत गर्म हो जाती है और रात को रेत ठंडी भी हो जाती है, तो रात को आराम से रह सकते हो। राजस्थान में गर्मियों के दिनों में बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। गर्मी के दिनों में तो मतलब राजस्थान क्या ही बताएं, ठीक है ना। टेम्परेचर भले 40, 45, 50 हो, लेकिन रेत इतनी गर्म हो जाती है कि वहां पर घूमना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठंडी के दिनों में राजस्थान में ठंडी भी खूब पड़ती है, क्योंकि रेत जितना तेज गर्म होती है उतना तेज ठंडा भी होती है, ठीक है। ये रेत की खासियत है। तो अब यहां पे आते हैं अपनी मेन कहानी पे, मेरी स्टोरी पे, मेन टॉपिक पे।
तो होगा क्या कि दिन के टाइम जब धूप आएगी, सूर्य निकलेगा, धूप आएगी, तो रेत जो है तुरंत गर्म होना स्टार्ट कर देगी। 9, 10, 11 बजते बजते रेत गर्म होना स्टार्ट कर देगी और 12 बजे तक गर्म हो जाएगी। लेकिन पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, उसको भाई टाइम लगेगा गर्म होने में। तो अब होगा क्या कि रेत तो गर्म हो गई, तो रेत के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी, और हवा गर्म होगी तो फिर से वो हवा कहां चली जाएगी? और ऊपर चली जाएगी। ठीक वही दिल्ली वाली जो बताया हूं अभी कि दिल्ली में मान लो हवा अगर गर्म हो गई, गर्मी पड़ी, तो हवा कहां चली जाएगी? ऊपर। तो रेत के ऊपर की हवा चली गई और ऊपर, तो यहां रेत के ऊपर का जगह क्या हो गया? खाली हो गया। अब समुद्र के ऊपर की हवा थोड़ी सी ठंडी है, क्योंकि समुद्र में पानी है, पानी के संपर्क में है, तो पानी अभी उतना गर्म तो होता नहीं, जल्दी शाम तक गर्म होगा, गर्म होते होते तुरंत गर्म होता नहीं है। तो समुद्र के ऊपर का पानी जो है अभी ठंडा है, और उस पानी में ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता बोलते हैं, आप सामान्य भाषा में समझिए, नमी है। मतलब यहाँ की जो हवा है ना, जो समुद्र के ऊपर जो हवा है, उसमें हल्का हल्का पानी भी है, क्योंकि ये समुद्र के पानी के संपर्क में। तो यहाँ की जो हवा है वो ठंडी भी है और उसमें हल्का हल्का पानी भी है। क्लियर है? तो जब रेत के ऊपर की हवा और ऊपर चली गई, यहां का जगह खाली हो गया, तो समुद्र के ऊपर की हवा ऐसे बह के इस जगह को भरने के लिए आएगी, इस जगह को घेरने के लिए आएगी। तो ये हवा जब आती है तो यहां बीच पर घूमने वाले लोगों के शरीर में लगती है, तो लोग कहते हैं वाह मजा आ गया, क्योंकि ये हवा ठंडी होती है और इसमें हल्का हल्का पानी भी होता है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है बीच के किनारे घूम के दिन के टाइम। ठीक है, इसको और एक और एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे आप मान लीजिए गर्मी के दिनों में छत पे सोए हैं, छत पे आपका रूम है मान लीजिए, उसमें आपने सीलिंग फैन चला दिया है, ऊपर वाला फैन। हवा तो देगा लेकिन आपको बहुत अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि वो हवा जो है ड्राई होगी, शुष्क होगी, अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन एक कूलर चला दें ठीक ठाक, तो उसकी हवा आपको लगेगी, तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा। रीजन क्योंकि उसमें पानी का पंप लगा होता है, मोटर लगा होता है, तो वो पानी को भी जो है हवा के साथ भेजता है। कूलर यही करता है ना, कि वो जो है हवा के साथ पानी को भी भेजता है, तो थोड़ा सा हमें अच्छा फील होता है। तो ठीक यहाँ पे भी वही हाल है। ये जो हवा आ रही है समुद्र के ऊपर से, इसमें जो है पानी की मात्रा है, थोड़ी ठंडी हवा है, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। क्लियर है? अब देखिए, ये है कारण समुद्र के किनारे हवा बहने का। लेकिन रात को यही काम उल्टा हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रात को यही बात जो है उल्टी हो जाती है। क्या होता है कि चलो शाम तक तो रेत बिल्कुल गर्म हो गई, ठीक है ना, रेत तो तुरंत गर्म हो गई, सुबह ही मतलब 11-12 बजे गर्म हो गई, शाम तक और गर्म हो गई। पानी भी जो है धीरे धीरे गर्म होते होते उसे शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक वो भी ठीक ठाक गर्म हो जाता है, क्योंकि दिन भर धूप पड़ती रहती है। अब मान लो सूर्य ढल गया, ठीक है ना, सूर्य अस्त हो गया। अब क्या होगा कि रेत की खासियत है कि जैसे ही धूप पड़ना बंद हो जाएगा तो ये तुरंत ठंडा होने लगेगा, क्योंकि रेत तो बताया हो ना कि रेत बहुत तेज गर्म होती है और बहुत तेज ठंडा होती है। तो अब रेत तो ठंडा होना स्टार्ट कर देगी, लेकिन पानी को ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो रात को 9-10 बजे तक, 11 बजे तक रेत ठीक ठाक ठंडी हो जाएगी। यानी अब क्या होगा कि ये जो रेत वाला एरिया है ना, ये हो जाएगा ठंडा, और पानी दिन भर गर्म हुआ है तो वो उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो अब पानी वाला एरिया गर्म हो गया, तो अब कहानी ही पूरी पलट गई दिन में। तो अब क्या होगा, देखिए कहानी क्या हो जाएगी। अब क्या होगा कि पानी गर्म है, तो पानी के ऊपर की हवा जो है चली जाएगी और ऊपर, क्योंकि पानी गर्म है तो पानी के ऊपर की हवा भी गर्म होगी, वो गर्म होके और ऊपर चली जाएगी। और रेत के ऊपर की हवा जो है वो ठंडी हवा है, ठीक है। तो अब यहां से हवा बह के यहां जाएगी, यानी कि हवा तो बहेगी, लेकिन रात में जो है रेत के ऊपर से जो हवा है बह के समुद्र की तरफ जाती है। तो कभी आप समुद्र की तरफ जाइएगा तो फील करिएगा, दिन में हमेशा समुद्र की तरफ से हवा आती है, रेत की तरफ, बीच की तरफ, और रात को समय रेत के ऊपर की हवा जाती है समुद्र की तरफ, ठीक है। और सिंपल सी कहानी यही होती है। क्लियर है? अब इस तरह जो है 24 घंटा हवा बहती रहती है, तो चाहे हवा इधर बहे चाहे इधर बहे, लोगों को मजा तो आता ही है, क्योंकि लोगों को तो हवा से मतलब है, हवा किधर भी बहे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वातावरण लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ का जलवायु परिवर्तन होता रहता है, तो लोगों को यहाँ पे रिलैक्स फील होता है, हमेशा हवा चलती रहती है, तो लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पे योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है। तो ये रही कहानी आप लोगों की बीच की, कि बीच पर निरंतर हवा क्यों बहती रहती है, और साथ में आंधी को भी आपने समझ लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वर्षा का, रेनिंग क्यों होती है, ठीक है।
तो बारिश क्यों पड़ती है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर छात्र इस बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, बारिश क्यों पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा इसी पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब हम कोई चीज जलाते हैं, खासकर ईंधन, ठीक है ना, तो उसमें से क्या है, बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा कार्बन के कुछ कण निकलते हैं। तो ये सभी चले जाते हैं ऊपर आसमान में, क्लियर है, और ये ऊपर आसमान में तैरते रहते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये जो है इकट्ठा हो के एक जो है क्लाउड्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं व्हाइट क्लाउड्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है आमतौर पे जो हमारा आसमान होता है उसमें सफेद सफेद बादल दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है देख के कि बम फूटा हुआ है और पूरा सफेद सफेद गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे गैस के गुब्बारे। ठीक है, तो उसमें जो है पानी नहीं होता है, और पानी होता भी है तो बहुत कम अमाउंट में, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि थोड़ा मोड़ा पानी का अमाउंट होता है वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में, ठीक है, हल्का सा। लेकिन मेनली इसमें गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें होती हैं। कार्बन के कण होते हैं, ठीक है, इसके अलावा धूल के भी कण होते हैं, कुछ हल्के हल्के, बहुत हल्के कण जो होते हैं ऊपर रहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये पड़े हुए हैं, ये तो बन गया, तो ये है सफेद बादल। इसको देख के बच्चा भी जानता है भैया बारिश पड़ने वाली नहीं है, बारिश पड़ेगी मतलब बादल काला आएगा तभी बारिश पड़ेगी। तो अब काला बादल कैसे बनता है वही समझना है। तो पानी का एक गुण होता है कि वो हमेशा जो है उड़ता रहता है, हमेशा गैस में बदलता रहता है। पानी द्रव अवस्था में है और हमेशा गैस अवस्था में बदलता रहता है। वैसे पानी दो तरीके से गैस में बदलता है, एक पानी को हम गर्म कर दें तब बॉइलिंग होगा, हिंदी में बोले तो क्वथन होगा और पानी उड़ने लगेगा, और दूसरा ये कि पानी खुद ब खुद निरंतर उड़ता रहता है। ठीक है ना, नदियों से, नालों से, समुद्रों से, झीलों से, तालाबों से, हमारी बॉडी से भी पसीने के रूप में, या फिर जो सांस लेते हैं तो सांस के साथ वाष्प निकलती रहती है, आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब ठंडी के दिनों में ऐसे बोलते हो ना तो भाप दिखाई देती है, स्टीम। ठीक है ना, वो हमारे जब सांस निकालते हैं तो साथ में वाष्प निकलती रहती है, और पसीने के रूप में तो निकलता ही रहता है, पसीना सूखता रहता है। इसके अलावा पेड़ पौधे भी निकालते रहते हैं हमेशा वाष्प, ठीक है ना, पानी जो है बाहर निकालते रहते हैं पत्तियों से। तो ये सारा पानी, समुद्र का पानी, ठीक है ना, हमारी बॉडी का पानी, पौधों का पानी, तालाबों का पानी, ये सारा पानी धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है और ऊपर जाता रहता है। क्लियर है, यानी उड़ता रहता है, सामान्य भाषा में बोले तो। अब पानी का एक गुण होता है कि उसको जहां जगह मिलती है वहीं चिपक जाता है, वाष्प का एक गुण होता है। इसको मैं समझाता हूं। ऐसे घर पे कभी पानी उबाले होंगे या फिर चाय बनाए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये हमारा पानी यहाँ तक भरा हुआ है, नीचे आपने गैस का बर्नर लगा दिया, और जैसे ही गैस की जो है आग जलाई तो कुछ समय बाद क्या होता है कि पानी उबलेगा और यहाँ से पानी भाप बन के उड़ना शुरू कर देगा। उड़ने लगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए आपने ऊपर एक प्लेट ढक दी, तब क्या होगा, तो देखेंगे तो कुछ देर के लिए पानी उड़ना बंद हो जाएगा, और जब प्लेट को उठाएंगे तो सारा पानी वहां से ऐसे सर से सरक जाएगा, यानी गिर जाएगा। ठीक है ना, हुआ क्या कि पानी जब भाप बन के उड़ा, गैस बन के उड़ा, तो यहां पर इसको एक जगह मिल गई चिपकने की, प्लेट, तो उसी वजह के चिपक गया और पुनः पानी बन गया। इसे बोलते हैं संघनन, इसे बोलते हैं क्वथन। ठीक है ना, यानी यहां से पानी गैस बन गया और यहां गैस फिर से पानी बन गया। क्लियर है, अगर प्लेट नहीं लगाओगे तब तो चला जाएगा आसमान में, लेकिन अगर प्लेट लगा दिए तो फिर से वहीं पे वो पानी बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, लड़कियों ने तो देखा ही होगा, और लड़के ने अगर मान लो चाय नहीं बनाया है, पानी कभी उबाला नहीं है, तो घर में मम्मी को देखा है वो कभी काम करते हुए, तो ये सबने फील किया होगा आई थिंक। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा समुद्र का, नदियों का पानी, जितना भी पानी उड़ता है ये सब भी पानी ऊपर जाता है, और ऊपर जाके ये जो गैस के गुब्बारे हैं ना, इन्हीं में जो है कार्बन के कणों के साथ और धूल के कणों के साथ और ये पूरे गैसों के साथ धीरे धीरे चिपक जाता है। बहुत छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे वाष्प के कण में है के रूप में इसी में जो है इकट्ठा होने लगता है। और जैसे जैसे इसमें पानी का अमाउंट, यानी कि जो वाष्प, वेपर बोलते हैं, वाष्पित पानी जो है जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा, ये बादल उतना ही काला होता जाएगा। तो बादल जितना ज्यादा काला होता है उसमें पानी उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब पानी भरने के बाद सफेद बादल जो है काले बादल में कन्वर्ट हो गया, और यही बादल बारिश का कारण बनते हैं। अब ये जो है बादल हवा के साथ उड़ के आने लगा, और धीरे धीरे मान लो आया जो है
फिर से दिल्ली चलते हैं, दिल्ली के एरिया में आ गया, यहाँ गर्मी ठीक ठाक पड़ रही है, तो अब होगा क्या कि बादल में जो है पानी है वो धीरे धीरे क्या करेगा, तो ये जितनी भी बूंदे हैं, बहुत सारी बूंदे होती है, मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों एंड लाखों, ठीक है ना। अब जो है ये चिपकना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे में, तो एक दूसरे में इकट्ठी होंगी। तो छोटी छोटी बूंदे थी तो ये तो हवा में उड़ रही थी वाष्प के रूप में। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि ठंडी में जो कोहरा पड़ता है ना, तो वो कोहरा भी पानी ही होता है, भाप होता है, ठीक है ना, और वो लगातार उड़ता रहता है, छोटी छोटी बूंदे होती हैं। तो ठीक वैसे ही छोटी छोटी बूंदे होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे ये आपस में चिपकता है तो बूंदे बड़ी होने लगती हैं, और जब बूंदे ठीक ठाक बड़ी हो जाती हैं तो ये कहाँ गिरने लगती हैं, नीचे गिरने लगती है, और इसी नीचे गिरने को हम लोग बोलते हैं बारिश पड़ना, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, इस तरह से वर्षा पड़ती है। क्लियर है। अब इसका एक और बता दूं इससे जुड़ा हुआ कि ठंडे प्रदेशों में जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां पर जो है टेम्परेचर कम रहता है, खासकर दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत टेम्परेचर कम रहता है। तो वहां से जो ये पानी गिरेगा ना, वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है तो वो बर्फ में बदल जाएगा। तो वहां पर बारिश कम पड़ती है, बर्फबारी ज्यादा होती है, और खासकर दिसंबर और जनवरी में तो लोग दूर दूर से देखने जाते हैं, और इस साल मैं भी गया था देखने, ठीक है। तो वहां पे बर्फ पड़ती है नॉर्मली, और उसका रीजन भी होता है कि हमारे यहाँ, ठीक है ना, नॉर्मली जो है बारिश पड़ती है, कभी कभी साल में एक आध बार हमारे यहाँ भी बर्फ पड़ जाती है। अगर हमारे यहाँ वातावरण वैसा बन गया कि टेम्परेचर बहुत कम है तो हमारे यहाँ भी बर्फ गिर जाती है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ बारिश पड़ती है। और पहाड़ों पर, अधिक ऊंचाइयों पर टेम्परेचर कम होता है तो आमतौर पर वहाँ बारिश कम पड़ती है, वहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है विशेष समयों पे, ठीक है। तो ये रही पूरी वर्षा की कहानी। वर्षा के साथ हम लोगों ने बर्फबारी कैसे होती है ये भी सीख लिया। तो देखिए मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, आंधी क्यों आती है, बारिश क्यों आती है, ताकि आप ये समझ सकें कि विज्ञान हमें कैसे चीजों को पढ़ना सिखाता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं विश्लेषण ही कर रहा हूं ना। कोई भी टॉपिक उठा रहा हूं, क्यों होता है, उसका विश्लेषण कर रहा हूं, तो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, विज्ञान। बस यही तो कर रहा हूं। तो मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिया, मैं 2-3 एग्जाम्पल और ले रहा हूं, ठीक है ना। देखो ये हो सकता है कि आप सोचेंगे सर कि ये तो 10th के सिलेबस में नहीं है, क्यों इतना डिटेल में बता रहे हैं। देखो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहली बात तो ऐसे भी, क्योंकि आप विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कोई भी पूछ सकता है, बताओ कि आंधी क्यों आती है, बारिश क्यों पड़ती है, भूकंप क्यों आता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब विज्ञान को ना एग्जाम्पल के साथ जोड़ोगे ना, तभी विज्ञान पढ़ने में मजा आएगा। रट्टा मारोगे और न्यूमेरिकल्स लगा के सोचोगे बस एग्जाम में नंबर आ जाए, तो आप एक सब्जेक्ट की तरह विज्ञान को पढ़ रहे हो ना, उसको फील नहीं कर रहे हो, उसके साथ जी नहीं रहे हो। जब विज्ञान को कोई नियम समझो और उसको डेली लाइफ में जोड़ के देखो, अच्छा ये इस कारण होता है, तभी तो मजा आएगा विज्ञान पढ़ने में। तो मैं आपके साथ बता रहा हूँ ये इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, ताकि आप समझे कि विज्ञान हमें कैसे हमारी आसपास की जो घटनाएं हैं उनको समझाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ बड़ी बड़ी घटनाओं पर अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूं ज्वालामुखी, इसे बोलते हैं इंग्लिश में वोल्केनो इरप्शन, ठीक है। होता क्या है कि कभी कभी पृथ्वी के कुछ भाग पे जो है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ये बताऊंगा क्रस्ट क्या होता है, पपड़ी जो पृथ्वी का ऊपर की जमीन है वो फट जाती है और वहां से अंदर से गरम गरम लावा बाहर आता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। अब ये क्या होता है पूरी कहानी समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहली बार पृथ्वी का शेप कैसा होता है ये बताओ मुझको। तो कुछ लोग बोलेंगे गोलाकार, गोलाकार तो नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे अंडाकार, अंडाकार भी नहीं है। पृथ्वी का जो शेप होता है ना, जो आकृति होती है शेप, वो होती है ऑबलेट। ऑबलेट यानी सिंपल सी भाषा में कहूं तो संतरे जैसी, यानी गोल तो रहेगी। एक गुब्बारा लो, एकदम गोल ले लो, चाहे फुटबॉल ले लो, उसको ऊपर और नीचे से हल्का सा दबा दो, हल्का सा, तो वो जो शेप कहलाएगी ना वो हो जाएगी ऑबलेट शेप, ठीक है। और जैसे कि उसका रीजन होता है कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पे चपटी है, थोड़ी सी उत्तरी ध्रुव दक्षिण थोड़ी सी चपटी है, ठीक है, इसीलिए तो ये है पृथ्वी का शेप। लेकिन नॉर्मली जो है हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, तो पृथ्वी को गोली मान लेते हैं, एक स्फीयर मान लेते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती हम लोगों को पढ़ने में। तो इस तरह से मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ जो है मेनली जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, वह तो कई पार्ट में डिवाइड है, लेकिन मेन जो है मुख्य इसके 3 पार्ट हैं। तो सबसे अंदर वाले को बोलते हैं कोर,
हिंदी में लिख दूं, सही रहेगा आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूं तो ठीक है। तो ये हो जाएगा कोर, ये हो जाएगा मैनेटल, और इसे बोलते हैं पपड़ी यानी भूपर्पटी, भूपर्पटी। ठीक है, तो आपको ये बातें तो पता होंगी कि जो पृथ्वी है वो जो है, चौक निकाल लेते हैं एक, ठीक है, जो पृथ्वी है वो सूर्य से टूट के बनी है, ठीक है ना। तो सूर्य गर्म था तो पृथ्वी पहले गर्म थी, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो गई, लेकिन पृथ्वी के जो ऊपर का पार्ट है ना जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, ये जो भूपर्पटी बोलते हैं, सिर्फ वही ठंडा हुआ है। अंदर जो मैनेटल है और कोर है वो बहुत गर्म है, और कोर तो बहुत गर्म है। कोर का टेम्परेचर लगभग उतना है जितना सूर्य की सतह, सूर्य तो अंदर बहुत गर्म है लेकिन जो सूर्य का सतह होता है ना वो बहुत गर्म होता है, उतना गर्म हमारा कोर है लगभग में, ठीक है ना। तो बहुत गर्मी है अंदर पृथ्वी के अंदर। तो ये जो है इस तरह से बटा हुआ है, एक है कोर जो सबसे गर्म है, उसके बाद मैनेटल है जो कम गर्म है, और जो ऊपर का पार्ट है भूपर्पटी वो ठंडी है। अब इसी पे हम लोग रहते हैं, इसी पे सब कुछ है, इसी पे कहीं कहीं जमीन है जहां हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं, रहते हैं, इसी पे कहीं कहीं पहाड़ है, इसी पर जो है कहीं कहीं खाइयां हैं, दरारें हैं, इसी पर कहीं कहीं जो है समुद्र हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, और 70% तो 75% तो समुद्री है। इसी पर जो है रेगिस्तान भी है जहाँ कुछ नहीं उगता है, रेत होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो भूपर्पटी है ना, इसी पर सब कुछ है, जो भी हम लोग के रहने लायक देखने लायक चीजें हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि कोर तो बिल्कुल दाब में, देखो ये पूरी की पूरी पृथ्वी का दाब किस पे पड़ेगा, कोर पे। तो कोर का जो तापमान है वो भी बहुत ज्यादा है, और इस पर जो दाब है, प्रेशर, वो भी बहुत ज्यादा है। तो कोर तो बिल्कुल स्थिर रहता है, चुपचाप जैसे है वैसे ही रहता है। लेकिन मैनेटल का जो, मैनेटल में जो है क्या होता है, यहां भी गर्मी खूब होती है। तो अंदर जो भी मटेरियल होता है, खासकर खनिज होते हैं, मिनरल्स, आप लोग पढ़ेंगे आगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो जमीन के अंदर से मिनरल्स निकाला जाता है, इसे बोलते हैं खनिज। तो खनिज होते हैं, बहुत सारी धातुएं होती हैं, तो ये सब पिघल जाती हैं, पिघली हुई अवस्था में होती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है तो अंदर सब पिघली अवस्था में होती हैं, और ये लगातार उबलती रहती हैं, ऐसे गुड़ 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 उबलती रहती हैं। अब कहोगे सर उबलती क्यों रहती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, मैं समझा दे रहा हूं उबलना क्या होता है। तो देखो इधर एक बर्तन में पानी रखा आपने और गैस जला दी, तो पानी कुछ देर बाद उबलने लगता है। क्यों उबलता है समझो। तो पानी के जब नीचे हम लोग यहाँ पे आग लगाते हैं तो यहाँ का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी यहाँ हो जाता है गर्म, और ऊपर तो ठंडा रहेगा क्योंकि ऊपर तो हवा के संपर्क में है पानी। तो अब पानी के यहाँ का मॉलिक्यूल जो है ना, इसको मिलेगी गर्मी, हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा। तो इससे क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। हम लोगों ने दिया इसको उष्मीय ऊर्जा, तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, यानी खूब तेज गति करके कहां जाएगा, ऊपर। तो ऊपर का जो, अब यहां की जगह खाली हो गई, तो ऊपर का अणु कहां आएगा, नीचे। यही हर जगह होता है, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे, यही ऊपर से नीचे, ऊपर, यही होता है, ठीक है ना। तो नीचे गर्म होता है, ऊपर क्या होता है, ठंडा। तो गर्म अणु ऊपर जाते हैं और ठंडे अणु कहाँ आते हैं, नीचे। फिर ठंडे अणु फिर गर्म हुए कहाँ जाते हैं, ऊपर, और ऊपर वाले कहाँ आते हैं, नीचे। इसे ही बोलते हैं पानी का उबालना। तो आपने पानी उबाला होगा तो देखे ना, उसमें गुड़ 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 करता रहता है, बुलबुला बनता है, बॉयल्स बनते हैं, ठीक है ना, बॉइलिंग बोलते हैं उसको। तो उसमें यही होता है, नीचे के अणु ऊपर, ऊपर के अणु नीचे आते रहते हैं, बस यही होता रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने गैस को बहुत तेज कर दिया, तो ये अणु की गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी, तो ये खूब ऊपर ऊपर जाने लगेगा, और बर्तन से कहाँ गिर जाएगा, बाहर गिर जाएगा। इसीलिए चाय बनाते वक्त, दूध गर्म करते वक्त हम लोग धीमी आंच पे करते हैं। आंच की धीमी मतलब लो पे करते हैं, कि अगर तेज कर देंगे तो सारा का सारा दूध, पानी, चाय जो भी है बाहर गिर जाएगा, ठीक है। तो उबलने का मतलब वो है, यहाँ गर्मी ज्यादा है, यहाँ ठंडी है, तो ये अणु ऐसे ऐसे घूमेंगे, ठीक। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना, ध्यान से देखो, ये कोर बहुत गर्म है, और जो भूपर्पटी है वो क्या है, ठंडी है, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो अब जो यहाँ ये पूरा पिघला हुआ मटेरियल है, इसमें अंदर जो जैसे यहाँ पर पानी रखा हुआ था ना, इसमें पिघला हुआ धातुएं हैं, पिघला हुआ खनिज है। अब यहाँ पर जो है खनिज जो है गर्म होगा, अणु गर्म होगा, तो कहाँ भागेगा, ऊपर, और ऊपर का ठंडा अणु कहाँ आएगा, नीचे। फिर यहाँ का गर्म अणु कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर का कहाँ आएगा, नीचे। तो इसी तरह इसमें लगातार जो है मैनेटल का जो पार्ट है, इसे बोलते हैं मैग्मा,
इसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। जो पिघला हुआ खनिज होता है उसे बोलते हैं मैग्मा। ये लगातार क्या करता रहता है? उबलता रहता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? काफी डिटेल में समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन मजा तो आएगा समझने पे। तो लगातार उबल रहा है। अब होता क्या है कि मैंने कहा ना, पृथ्वी हर जगह एक जैसी नहीं है। पृथ्वी की जो ये सतह है कहीं बहुत मोटी है, कहीं बहुत पतली है। तो जहां जहां ये सतह पतली होती है वहां वहां पे ये उबलता हुआ मैग्मा कभी कभी इस सतह को फाड़ के कहां चला आता है? बाहर चला आता है। पहले यहां पे खूब दबाव बनाएगा तो यहाँ की पृथ्वी की सतह थोड़ी सी ऊपर उड़ जाएगी। तो जब भी ज्वालामुखी देखोगे ना, कभी ज्वालामुखी फूटता है तो वो पहाड़ जैसा ऐसे पहले बनता है। तो नीचे से पहले दबाव आता है तो यहाँ की जमीन पहले उड़ जाती है इस तरह से, और फिर और दबाव पड़ता है तो ये जमीन फट जाती है, और अंदर का जो मैग्मा है, मैग्मा, ये मैग्मा बाहर आने लगता है फव्वारों के रूप में। पिघला हुआ एकदम गरम गरम खनिज बाहर आने लगता है, और तब इस मैग्मा को बोलते हैं लावा। नाम चेंज हो गया, चीज वही है। तो जब तक अंदर है पिघला हुआ बोलेंगे मैग्मा, और जब बाहर आ गया तो क्या बोलेंगे? उसको लावा बोलेंगे। क्लियर है? अब ये मैग्मा लावा बाहर आ गया तो बाहर तो ठंडी है, तो ठंडा होके वो सूख जाएगा और चट्टान बनाएगा, रॉक्स बनाएगा, जिसे हम लोग आग्नेय चट्टाने बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, आग्नेय चट्टाने। तो ये जो है, अगर ज्वालामुखी में बहुत ज्यादा लावा बाहर आ गया तो वो बड़े बड़े पहाड़ों का भी निर्माण कर सकता है। ठीक है? तो ये रही ज्वालामुखी की कहानी। बात समझ में आ गई? ज्यादातर ज्वालामुखी जो है समुद्र के किनारे या समुद्र के अंदर आते हैं। एक जगह है इंडोनेशिया, एक देश है, तो वो द्वीपों का देश है, उसमें समुद्र का इलाका है और बहुत छोटे छोटे द्वीप है। द्वीप यानी समझते हो आइलैंड, जो समुद्र से घिरा हुआ हो। तो वहां पे एक द्वीप है सुमात्रा, वहां पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो देखो समुद्र के किनारे ज्वालामुखी क्यों आती है ये भी समझ लो। ये समुद्र है, मान लो समुद्र में पानी रहेगा, खूब ज्यादा पानी है। पानी का एक गुण होता है, वो धीरे धीरे रिस के कहां जाता है? अंदर, जमीन के अंदर। पानी का गुण होता है ना कि पानी को जहां रख दोगे जमीन के अंदर तो धीरे धीरे रिस के कहां चला जाएगा? पानी जमीन के अंदर चला जाएगा। तो अब समुद्र का पानी भी धीरे धीरे रिस के कहां चला जाएगा? अंदर। और अंदर जो है वो तो गरम गरम क्या है? मैग्मा है, गरम गरम जो है यहाँ पे खनिज है। तो अब जैसे ही पानी अंदर आएगा तो यहाँ पे जल जाएगा और भाप बन जाएगा। जैसे आप लोगों ने कभी किया होगा, और नहीं किया होगा तो करके देख लीजिएगा। पानी को जैसे तवे पे फेंकेंगे तुरंत भाप बन के उड़ जाता है, छिन्न सा। पानी को फेंकोगे तवा पे तुरंत उड़ जाता है भाप बन के। तो ये पानी रिस के अंदर आया और अंदर का जो ये मैग्मा है बिल्कुल गर्म है, तो ये पानी उड़ गया। ठीक है ना? मतलब उड़ गया मतलब भाप बन गया। अब ये भाप यहीं पे इकट्ठा होने लगेगी। ठीक है ना? अब ये भाप जो है यहीं पे क्या होने लगेगी? इकट्ठा होने लगेगी। अब पानी रिस के आ रहा है, भाप बन रहा है, और भाप यहाँ पे क्या हो रही है? इकट्ठा हो रही है। और भाप के अंदर बहुत पावर होता है। आप लोगों ने जेम्स वाट की कहानी सुनी होगी, नाम सुना है जेम्स वाट, जिसने भाप का इंजन बनाया था। ठीक है? दरअसल जेम्स वाट एक लड़के थे, सामान्य लड़के। उन्होंने क्या देखा कि उनके घर में उनकी चाची जो है, आंट है, खाना बना रही थी। तो उन्होंने देखा कि बर्तन में खाना बन रहा है, उसके ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है। तो जैसे ही भाप आ रही है तो प्लेट ऊपर उठ जा रहा है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे ही भाप आ रही है प्लेट कहाँ उठ जा रहा है? ऊपर। उनके दिमाग में आ रही है यार भाप के अंदर बड़ा पावर है, उसने उसके ऊपर, प्लेट के ऊपर हाथ रख दिया। तब भी जो है भाप उसको, हाथ को भी ऊपर उठा दे रही थी। उन्होंने कहा यार भाप के अंदर तो ठीक ठाक पावर है, इसका यूज किया जाए तो कुछ बात बन सकती है। और उसी एक कॉन्सेप्ट से उन्होंने बनाया सबसे पहले भाप का इंजन। ठीक है ना? तो सबसे पहले रेल जो चली थी वो भाप के इंजन से ही चली थी। तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी गदर। गदर में एक सीन, इसमें कोयला फेंकते हैं, मतलब पीछे से गुंडे आते रहते हैं, वो लोग भागते रहते हैं। ठीक है? तो उसमें कोयला फेंकते हैं तो ट्रेन आगे बढ़ती है। तो वो कोयला जाता है, पानी को उबालता है और उसमें से भाप निकलती है। भाप खूब प्रेशर से निकलती है तो ट्रेन आगे बढ़ती है। तो भाप के अंदर बहुत पावर होती है। तो यहां भी भाप इकट्ठी होगी। अब इस भाप का जब अमाउंट, भाप की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये समुद्र के अंदर के जमीन को फाड़ के कहां चली आएगी? बाहर चली आएगी। ठीक है? तो इसलिए समुद्र में और समुद्र के किनारे आमतौर पे जो है ज्वालामुखियां आती रहती हैं। ठीक है? क्योंकि पानी इसके अंदर जाएगा, भाप बनेगा और भाप जमीन फाड़ के बाहर आएगा। तो जब भाप बाहर आएगा तो साथ में जो ये मैग्मा था वो कहेगा भैया हम भी बाहर निकल लेते हैं। तो भाप निकलेगी तो साथ में मैग्मा भी बाहर निकलेगा ही, फाड़ेगा जमीन, तो जगह खाली रहेगी, गैप बनेगा, तो वहां पे क्रैक्स जनरेट होंगे।
तो वहां पे जो मैग्मा है वो भी बाहर निकलेगा लावा के रूप में, तो वो ज्वालामुखी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ज्वालामुखी फटती है। तो ये कहानी रही ज्वालामुखी की। क्लियर हो गया? अब आते हैं, अब बस 2 टॉपिक है, जल्दी से खत्म कर देंगे। ठीक है, समझा देंगे, उसके बाद फिर आगे जो पढ़ाना वो पढ़ाएंगे कि भूकंप क्यों आते हैं। क्योंकि अब सब बता रहा हूं तो क्यों ना मैं जो है ज्वालामुखी बता ही दिया, तो भूकंप भी बता दूं और साथ में सुनामी भी बता दूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा नॉलेज भी हो जाए। आज का लेक्चर जो है आप लोगों के लिए कुछ तो यूजफुल हो। ठीक है, एक लेक्चर में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर रहना जरूरी है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा मिटा के इसको फिर से बना दे रहा हूं। ये पृथ्वी का भूपर्पटी है, अंदर जो है क्या है, कोर है, और ये जो है मैग्नेटल है, और लगातार क्या कर रहा है, उबल रहा है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो पृथ्वी के ऊपर की जो भूपर्पटी है, जो पपड़ी है ना, वो लगातार जुड़ी हुई नहीं है। ऐसा नहीं जैसे संतरे का छिलका होता है लगातार जुड़ा होता है ना, कहीं गैप तो होता नहीं उसमें, वैसा नहीं है। ये कुछ फुटबॉल की तरह है। फुटबॉल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, वैसे ही जो है हमारी ये जो प्लेट्स है ना, वो अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है। बीच में क्रैक है, बीच में गैप है, खाली जगह है। ठीक है ना, तो एक एक पार्ट को इसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। नाम याद रखिएगा, टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है ना, एक एक प्लेट को हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। तो अब ये टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग है, और ये किस पर है, ये टेक्टोनिक प्लेट किस पे रखी है, तो ये रखी हुई है मैग्नेटल पे, और मैग्नेटल लगातार उबल रहा है। अंदर क्या है, मैग्मा है, गरम गरम मैग्मा लगातार उबल रहा है, और इसी के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट है। तो जब ये उबलेगा तो ये टेक्टोनिक प्लेट क्या होगी, हिलेगी, क्योंकि अंदर स्थिर तो है नहीं, लगातार उबल रहा है, तो ये हिलेगी। तो ये 2 टेक्टोनिक प्लेट, जैसे 2 टेक्टोनिक प्लेट है, तो नीचे उबल रहा है, तो कभी कभी ये दूर जाती है, कभी कभी पास आती है, कभी कभी दूर जाती है, कभी कभी पास, यानी आसपास होती रहती है। इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विचलन। ठीक है ना, यानी कि ये लगातार आसपास हिलती डुलती रहती है। क्लियर है? तो कभी कभी क्या होता है कि ये आते आते बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं। ठीक है ना, लाखों लाखों वर्ग मीटर की, जैसे पूरी इंडिया जितनी बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, छोटी बड़ी प्लेटें नहीं होती हैं। तो ये प्लेटें मान लो ऐसे आ रही हैं, और एक दूसरे से जब टकराएगी तो 2 चीजें जब आपस में टकराती है तो क्या होता है, वाइब्रेशन, कंपन होता है, कंपन। और इसी कंपन को हम लोग बोलते हैं भूकंप। तो 2 टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में टकराएगी ऐसे टक से, तो कंपन आएगा, और इसे बोलते हैं हम लोग भूकंप। ठीक है, तो इस तरह से भूकंप आते हैं। तो मैं यहां पे बता दूं कि इंडिया इस मामले में लकी है कि इंडिया में कोई ज्वालामुखी वाला क्षेत्र भी नहीं है। ठीक है, इंडिया में कोई ज्वालामुखी वाला क्षेत्र भी नहीं है, ऐसा कोई कि ज्वालामुखी आ जाए। ठीक है, लेकिन भूकंप वाला क्षेत्र है। लेकिन हम जहां रहते हैं, जहां उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कोई टेक्टोनिक प्लेट गैप नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में कभी भूकंप नहीं आ सकता। हाँ, भूकंप के झटके महसूस होते हैं, क्योंकि नेपाल उपाल के पास हिमालय है, तो वहां पे टेक्टोनिक प्लेट का गैप है। ठीक है ना, तो वहां पे भूकंप आता रहता है, और कुछ साल पहले आया भी था, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा भूकंप आया था। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में तो कोई ऐसा जो है टेक्टोनिक प्लेट गैप नहीं है कि भूकंप आ जाए। तो नेपाल उपाल में भूकंप आता है, गुजरात में भूकंप आता है, बहुत दूर दूर भूकंप आता है। तो कभी कभी यहाँ पे झटके महसूस किए जाते हैं उसके। ठीक है ना, उसके कंपन को यहाँ महसूस किया जाता है, यहाँ बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं भूकंप। क्लियर है? तो भूकंप आसान रहा कि टेक्टोनिक प्लेट्स मैग्नेटल के ऊपर तैरती रहती हैं, और जैसे टकराती हैं तो कंपन होता है, इसे बोलते हैं भूकंप। यहाँ बता दूं मैं आपको कि भूकंप जो है, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, आंधी तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है, सब में जो भूकंप है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि भूकंप की कोई पूर्व चेतावनी नहीं मिलती है। साइंटिस्ट लगे हैं पता लगाने में कि कैसे हम लोग ये पता लगा पाएंगे भूकंप आने वाला है, लेकिन अभी कोई कारगर तरीका ढूंढा नहीं गया है। और भूकंप जब आता है तो सबसे ज़्यादा जान माल की हानि होती है, सबसे ज़्यादा भवन टूटते हैं, ज़मीनें फट जाती हैं, भूस्खलन हो जाता है, सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। ज्वालामुखी में तो ये होता है ना कि पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी में ज़मीन पहले उठने लगती है वहाँ की, और फिर कुछ महीनों बाद वो फटती है। तो ज्वालामुखी में पहले से पता चल जाता है कि ज्वालामुखी इस क्षेत्र में आने वाला है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर है? लेकिन भूकंप बहुत खतरनाक होता है। भूकंप पूरी देश को भी तबाह कर सकता है। नेपाल उपाल में आया था, ठीक है ना, तो बड़ा हालत खराब हो गई थी पूरे देश की। और मतलब बहुत डिजास्टर होता है ना कि
सबसे बड़ा डिजास्टर होता है भूकंप। क्लियर है? बस इतना समझ लीजिए। अब आते हैं लास्ट में सुनामी। सुनामी क्यों आती है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार में कुछ साल पहले सुनामी आई थी। ठीक है, और हमेशा ही जापान के साइड्स में और इंडोनेशिया, जो बताया था इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, वहां भी सुनामी आती रहती है। तो ये आती क्यों है? तो देखो, सुनामी का दो कारण होता है। वैसे तो कारण कई सारे होते हैं, लेकिन मेनली दो ही होते हैं, एक या तो ज्वालामुखी या तो भूकंप। कहोगे सर ये कैसे? तो देखो, समुद्र के अंदर, जैसे मान लो यहाँ, जैसे आपने गिलास लिया या फिर चाय पी रहे हैं, ठीक है, पूरा भरा हुआ कुल्हड़ है, कुल्हड़ भरुका बोलते हैं ना, ठीक है, मान लो ग्लास ही, उसमें पूरा भरा हुआ चाय, बगल से किसी ने धक्का दे दिया तो चाय कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी ना। किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है, आपने नीचे से धक्का दे दिया तो पानी कहाँ चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा ना। ठीक यही इसी के साथ होता है। समुद्र में पूरा पानी भरा हुआ है, मान लो ये समुद्र का एरिया है, पूरा पानी भरा हुआ है। अब मान लो समुद्र के अंदर प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, और उसमें भूकंप आ गया, तो समुद्र के पानी को लगेगा झटका। ठीक है ना। तो समुद्र जो है का पानी बड़ी बड़ी लहरों के रूप में तटों के ऊपर आएगा। समुद्र का जो पानी है वो बड़े बड़े लहरों के रूप में तटों पर आएगा, और तट के किनारे जो कुछ भी रहेगा उसको बहा कर लेकर चला जाएगा, तोड़ फोड़ देगा। ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं सुनामी। तो इसमें भी बहुत लोग मरते हैं, और जो तट के किनारे जितनी भी चीजें होती हैं, बिल्डिंग सब बहा के लेके चली जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सुनामी। कभी कभी क्या होता है कि समुद्र के अंदर मैंने अभी बताया कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी आते हैं, तो समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी आएगा तो वो भी तो फटेगा। जब वो फटेगा तो प्रेशर मारेगा, तब भी तो पानी जो है बड़े बड़े लहरों के रूप में कहाँ चला आएगा? किनारों पे, तब भी सुनामी आ जाती है। तो ये दो कारण है मेन सुनामी के। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, जब समुद्र का पानी बड़े बड़े लहरों के रूप में तटों पर आ जाए तो इसे बोलते हैं सुनामी। क्यों आती है? तो समुद्र के अंतर्गत, समुद्र के अंदर अगर भूकंप आ गया तब भी लहरें बाहर आती हैं बड़ी बड़े, और समुद्र के अंदर अगर ज्वालामुखी फट गया तब भी जो है लहरें बाहर चली जाएंगी। एक और रीजन होता है, बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, उल्का पिंड। कभी कभी आसमान में देखते हैं तो दिखते हैं ना, टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, तो वो उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है ना, वैसे ही सूर्य का चक्कर कुछ ऐसे पिंड लगाते हैं जो ग्रह नहीं कहलाते, उन्हें क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्टेरॉइड। वो जो है बड़े बड़े पहाड़ पत्थर होते हैं। ठीक है, तो वो कभी कभी घूमते घूमते पृथ्वी के क्षेत्र में चले आते हैं। तो जब आते हैं तो पृथ्वी इसको खींचती है अपनी तरफ, तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। अब ये जब पृथ्वी के अंदर आते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इनको खींचता है, एस्टेरॉइड्स को, क्षुद्र ग्रह को, तो ये अंदर आते हैं, और यहां पर जब हवा के संपर्क में आते हैं तो घर्षण लगता है। जैसे आप हवा में साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो फोर्स लगता है ना, आपको धक्का मारता है ना, तो ऐसे ही इनको भी जो है घर्षण लगता है, और इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो घर्षण भी बहुत ज्यादा होता है, तो आग लग जाती है और वो आपको दिखाई देने लगता है। तो आप लोग कहते हैं हे भगवान हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हे भगवान हम IAS बन जाए। एक मतलब फिल्मों में दिखाया जाता है कि टूटते हुए तारे से जो मांगेंगे वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो टूटता हुआ तारा यही होता है, उल्का पिंड में आग लग जाती है। तो नॉर्मली उल्का पिंड में आग लग जाती है और वो वहीं पे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड आ जाते हैं। ठीक है ना, तो वो तो पूरे जलेंगे लेकिन पूरी तरह से जल के समाप्त नहीं होंगे। तो अगर ये उल्का पिंड आकर समुद्र के अंदर गिर गया, अगर जमीन पर गिरा तो मान लो एक गड्ढा बनाएगा, उसे बोलते हैं क्रेटर। तो चंद्रमा के ऊपर, आपको यहीं पे एक बार बता दूं, चंद्रमा पर देखते हो तो कभी कभी दाग दिखाई देता है, कभी कभी क्या हमेशा दाग दिखाई देता है ना, तो वो दाग किसने बनाए? चंद्रमा के ऊपर पहले से दाग नहीं थे, चंद्रमा के ऊपर यही उल्का पिंड गिरे हैं। अब हमारे अंदर एक खासियत क्या है पृथ्वी के, तो पृथ्वी के पास वायुमंडल है, तो ज्यादा से ज्यादा उल्का पिंड जल जाते हैं, लेकिन चंद्रमा के पास वायुमंडल है नहीं, तो सभी के सभी उल्का पिंड गिर जाते हैं उसके ऊपर, तो वहां गड्ढे बना देते हैं, उस गड्ढे को बोलते हैं क्रेटर। तो वही गड्ढे जब देखोगे ना रात को, तो चंद्रमा में दाग के रूप में दिखाई देते हैं, धब्बों के रूप में। तो पृथ्वी पर अगर जमीन पे गिरेगा ये उल्का पिंड, तो बड़े बड़े गड्ढे बनाएगा, जिसे बोलेंगे क्रेटर। जैसे एक लूनार झील है, ठीक है ना, लूनार झील, नेट पे सर्च मारिएगा, वो झील जो है वो इसी से बनी है। एक उल्का पिंड गिरा था, वहां पे बड़ा सा गड्ढा बन गया, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, तो वहां झील बन गई। अब अगर यही उल्का पिंड बड़ा सा समुद्र के अंदर गिर जाए ऐसे धबाक से, तो समुद्र का सारा पानी कहां चला आएगा? बाहर जमीन पे चला आएगा।
है ना। जैसे आप स्विमिंग पूल या ट्यूबवेल में कूदते हैं ना तो पूरा पानी कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही ये उल्कापिंड जैसे ही समुद्र के अंदर गिरेगा तो समुद्र का पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो पानी जब बाहर झटके से आएगा बड़ी बड़ी लहरों के रूप में तो क्या हो जाएगा, उसे ही क्या बोलेंगे, सुनामी। तो सुनामी आने का एक और कारण ये भी है कि उल्कापिंड यानी मीटियोर यानी एस्टेरॉइड अगर समुद्र में गिर जाए, लेकिन ये नॉर्मली होता नहीं है, ये बहुत स्पेशल केस है, मैंने बता दिया आपकी जानकारी के लिए। लेकिन नॉर्मली सुनामी तब आते हैं जब समुद्र के अंदर भूकंप अथवा ज्वालामुखी आती है। तो बस इतने एग्जाम्पल काफी हैं। अब एक बार रिपीट करता हूं कि जो सब भी मैंने किया वो क्या किया, तो हम लोगों ने क्या किया, विश्लेषण किया ना। जितनी भी घटनाएं पृथ्वी पर हो रही है उन सभी का क्या किया, विश्लेषण। तो हमें जो ज्ञान मिला उसे क्या बोलेंगे, विज्ञान। और ये ज्ञान विशेष तरह का है कि नहीं, क्या सबके पास ये ज्ञान है जो भी मैंने आधे घंटे से बताया है, क्या ये किसी भी राह चलते हुए आदमी के पास ये ज्ञान होगा, क्या नहीं। तो ये विशेष ज्ञान है और ये विशुद्ध ज्ञान भी है, क्योंकि ये गलत ज्ञान नहीं है, इसके ऊपर साइंटिस्टों ने अच्छे से रिसर्च किया और पता किया है तो बताया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं विज्ञान। क्लियर है। तो सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए, इससे आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हालांकि एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ फेमस एग्जाम्पल ले लिए। क्लियर है ये बात। अब हम लोग अभी हिंदी की बात किए हैं कि विज्ञान इक्वल टू वी प्लस ज्ञान। थोड़ा विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस। तो अब उसकी भी तो बात कर लें कि साइंस वर्ड कहां से आया, उसका मतलब क्या होता है। फिर चलेंगे साइंस की डिफिनेशन यानी विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, और फिर हमारा वीडियो लेक्चर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज है कि साइंस का मैं फुल फॉर्म भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे कि साइंस वर्ड कहां से आया, अभी बताऊंगा मैं, फिर साइंस का फुल फॉर्म बताऊंगा और फिर लास्ट में बताऊंगा कि साइंस का डिफिनेशन यानी विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि साइंस वर्ड कहां से आया, ठीक है। विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, जाहिर सी बात है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर इसका हम लोग बात करें साइंस वर्ड का क्या मतलब होता है, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा साइंस वर्ड आया कहां से, इसका ओरिजिन कहां से है। तो देखो साइंस वर्ड जो है ना वो बनाया गया है साइंटिया वर्ड से। साइंटिया, आपको सर साइंटिया कौन सा वर्ड है, तो साइंटिया जो है ना वो एक लैटिन वर्ड है। क्लियर है। साइंटिया जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का। क्लियर है। अब लैटिन लैंग्वेज क्या होता है वो समझ लो कि एक कंट्री है थी रोम, ठीक है ना। और रोम में जो है एक ये लैंग्वेज बोली जाती थी, इस लैंग्वेज को बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज। क्लियर है। आप जब साइंस पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी लैंग्वेज मिलेगी। आपको इजिप्ट की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी ग्रीक की लैंग्वेज, ग्रीक की भाषा पढ़नी पड़ेगी, और थोड़ी थोड़ी लैटिन की भाषा, क्योंकि ये सब उस समय बहुत फेमस देश हुआ करते थे। तो रोम में जो है लैटिन भाषा बोली जाती थी। हालांकि ये एक मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज है, यानी मर चुकी है, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे हमारे देश में, ठीक है ना, इंडिया में संस्कृत एक मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज है, क्योंकि संस्कृत का यूज कहीं होता नहीं है। हाँ ये है कि संस्कृत का मतलब हम लोग जानते हैं कि अहम का मतलब मैं होता है, ठीक है ना। संस्कृत को हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है। संस्कृत के लोग अध्ययन करते हैं, संस्कृत के टीचर भी होते हैं। लेकिन इंडिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ संस्कृत बोली जाए, यानी संस्कृत का यूज समाप्त हो चुका है, तो इसको बोलते हैं मृत भाषा। तो लैटिन भी जो है मृत भाषा है, इस समय प्रेजेंट टाइम में कहीं यूज नहीं होती है, लेकिन पहले बहुत फेमस थी। तो जब साइंस की स्टार्टिंग हुई थी तो उस समय ये लैंग्वेज बहुत फेमस हुआ करती थी। तो जो साइंस वर्ड है वो साइंटिया से लिया गया है, और साइंटिया जो है एक लैटिन शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है। और साइंटिया का मतलब होता है नो और नॉलेज। ठीक है, नो और नॉलेज, यानी बात घूम फिर के वही आई, जो हिंदी में मतलब था वही इंग्लिश में। साइंस वर्ड साइंटिया से मिलकर बना है, और साइंटिया का मतलब है नो और नॉलेज। नो मतलब क्या होता है, जानना, और नॉलेज मतलब ज्ञान। तो जैसे जैसे आप चीजों को जानते जाएंगे आपका ज्ञान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी साइंस का इंग्लिश भी वही बोल रहा है, ठीक है ना। साइंस का इंग्लिश भी वही बोल रहा है कि साइंस शब्द का मतलब नो और नॉलेज है, चीजों को जानो और ज्ञान को बढ़ाओ, ठीक है। तो चाहे तो आप इसे नोट कर लें, या चाहे तो मैं जो बोल रहा हूं उसे नोट कर लें।
कि साइंस वर्ड क्वाइंड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया, द मीनिंग ऑफ साइंटिया इज नो और नॉलेज। या फिर हिंदी में बोले तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के साइंटिया, ठीक है ना, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया वर्ड से हुई है, साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नो और नॉलेज। हिंदी में बोले तो जानना या ज्ञान, मैं लिख भी दे रहा हूं, जानना या ज्ञान। देखो थोड़ी मोड़ी इंग्लिश बोल रहा हूं तो डरना नहीं, ठीक है, मैं ज़्यादातर हिंदी ट्राई करूंगा क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाता हूं, ठीक है, तो कभी कभी इंग्लिश निकल जाती है, बट मैं यहाँ पे इस चैनल पर तो हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये है कि मैं इंग्लिश ही बताता रहूँगा, हर वर्ड की इंग्लिश बताता रहूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा कि आगे जितनी भी पढ़ाइयाँ इंटर के बाद, चाहे बीएससी करें, चाहे बीटेक करें, चाहे बीसीए करें, चाहे बीकॉम करें, ठीक है, सब इंग्लिश में होता है और इंग्लिश में ही आगे फ्यूचर है, ठीक है ना। तो हिंदी की कोई बुराई में नहीं कर रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ कि हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश भी जानते रहिए, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ टच में रहिए, तो धीरे धीरे इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी। कुछ दिनों बाद आपको इंग्लिश ईजी लगने लगेगी, तो फिर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हिंदी कोई बुरी लैंग्वेज नहीं है, हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हिंदी समय बहुत प्यार है, लेकिन वो देश में ही चलेगी, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो हिंदी चलती भी नहीं है। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में तो एक ही लैंग्वेज चल पाती है, वो है इंग्लिश। किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना आता है तो किसी कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री की लैंग्वेज अलग है, लेकिन इंग्लिश सबको बोलनी आती है, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये रहा साइंस वर्ड का मतलब, क्लियर है। तो ये रहा विज्ञान का, विज्ञान की पूरी कहानी बताया कि विज्ञान इक्वल टू वी प्लस ज्ञान, और साइंस का मैंने बता ही दिया कि साइंस वर्ड साइंटिया से मिलकर बना है, साइंटिया का मतलब होता है नो और नॉलेज, क्लियर है। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर का फुल फॉर्म पढ़ा होगा कि C फॉर कॉमनली होता है, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, इस तरह से पढ़ा होगा ना कंप्यूटर का फुल फॉर्म। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तो साइंस का फुल फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग। तो समझिए, S फॉर होता है सिस्टमेटिक, और सिस्टमेटिक को हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्ध, ठीक है। मैं सब लिख दे रहा हूं, फिर एक एक वर्ड को समझाऊंगा आपको। C फॉर होता है कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिव, और कंप्रेहेंसिव का मतलब होता है हिंदी में विस्तृत। I फॉर होता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना या जानना, ठीक है। जैसे किसी का मर्डर हो जाता तो नहीं फिल्मों में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वही जांच पड़ताल करना या जानना। E फॉर होता है एक्सप्लोरेशन, कुछ एक्सप्लोर करना, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लोर लिख दे रहा हूं। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, कुछ नई चीजें जानना। N फॉर होता है नेचर, नेचर का मतलब तो पता ही आपको, प्रकृति, और प्रकृति का मतलब पूरा ब्रह्मांड होता है। ये मत समझना प्रकृति का मतलब सिर्फ पृथ्वी होती है, हालांकि मैं जब शुरू से बताऊंगा तो फिर बताऊंगा अच्छे से। प्रकृति का मतलब सब कुछ, ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, ये पूरा यूनिवर्स, मतलब सॉरी पूरी गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, ये सब प्रकृति के अंदर आते हैं, ठीक है। C फॉर होता है कॉजेज, मतलब कारण, और E फॉर होता है इफेक्ट, प्रभाव। चलिए, तो चाहे तो आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद एक एक वर्ड को हम लोग समझना शुरू करेंगे, ठीक है। तो साइंस कहता है, साइंस का पहला वर्ड कहता है सिस्टमेटिक स्टडी करो, क्रमबद्ध अध्ययन करो। तो साइंस कहता है कि जब आप कोई चीज पढ़ना शुरू करो ना,
तो क्रम से पढ़ो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आओगे मैं यही पढ़ूंगा। अरे भाई डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, क्रम से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट यहीं पे जो है चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूं, देखो बेटा ऐसे जो है केमिकल रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो है पानी का रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कहोगे सर ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्रम से नहीं पढ़ाया ना मैंने, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा आपको। पहले बताया जाएगा तत्व क्या होता है, फिर तत्व से जुड़े क्या बनेगा, यौगिक, फिर एक यौगिक दूसरे यौगिक से जुड़ेगा तो अभिक्रियाएं होंगी। कुछ और बात समझो, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ना है तो डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पदार्थ क्या होता है। पदार्थ समझ लिए तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, अणु से। अणु समझ लिए तो अणु के अंदर क्या पाए जाते हैं, परमाणु। परमाणु को पढ़ोगे अच्छे से, और जब परमाणु समझ में आ जाएगा तब पढ़ोगे कि परमाणु के अंदर भी दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है उसका नाभिक और दूसरी होती है कक्षाएं। नाभिक बीच में होता है, कक्षाएं किनारे किनारे होती हैं। और नाभिक के अंदर कौन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षाओं के अंदर कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10th वालों को तो ये पता होगा, 9th वाले भाई डरो नहीं, ये वीडियो दोनों के लिए है, 9th 10th के लिए। तो बस कहानी की तरफ सुनते जाओ। आप लोगों को भी अगर कुछ नहीं पता है इस वीडियो लेक्चर में से तो वो जल्दी पता चल जाएगा इस साल। बस ये देखते जाओ कि साइंस में कैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो साइंस कहता है सिस्टमेटिक पढ़ो, क्रम से पढ़ो। पहले पदार्थ पढ़ाओ बच्चे को, फिर अणु पढ़ाओ, फिर परमाणु पढ़ाओ, फिर पढ़ाओ कि नाभिक कक्षाएं क्या होती है, फिर पढ़ाओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं। और इसके नीचे भी कुछ होता है, आपको 9th 10th में तो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके नीचे भी जो है कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उनको क्वार्क्स बोलते हैं, बोसोन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि वो आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन जब सीनियर्स हो जाएंगे आप लोग, बीएससी ओसी पढ़ेंगे, उसमें आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये रहा क्रमबद्ध का मतलब। क्लियर है ये बात। जैसे मैंने आपको ही बताया बारिश कैसे पड़ती है, तो क्रम से बताया ना कि पहले बादल बनते हैं, फिर उसमें पानी जाके जो है चिपकता है तो काले बादल बनते हैं, फिर वो आता है तो वहाँ पे जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ पे बारिश करती है। तो क्रम से बताया ना मैंने, तो इसी को बोलते हैं क्रमबद्ध अध्ययन। दूसरा साइंस कहता है कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करो, यानी विस्तृत अध्ययन करो। ये नहीं बस ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाओ। साइंस कहता है भैया डिटेल में स्टडी करो, विस्तृत अध्ययन करो। ऐसा नहीं है कि बस जो है आए और जल्दी जल्दी जो है कि भैया पानी उड़ता है और नीचे बरस जाता है, हाँ खेल खत्म। नहीं, विस्तृत अध्ययन करो कि कैसे जाता है, कैसे इकट्ठा होता है, फिर बर्फ बनता है, फिर पानी पड़ता है। ठीक है ना, विस्तृत अध्ययन करना। इसका एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आप लोगों से 9th वाले तो ये नहीं जानते होंगे, 10th वाले बात जानते होंगे, और शायद सब लोग जानते हो। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, आप बस सुनते रहना। जैसे कि आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जो धातुएं होती हैं वो चालक होती हैं विद्युत का, जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया। आपके घर में जो तार लगे होते हैं उसमें या तो एल्युमिनियम हो गया या तो तांबा होगा। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत का कुचालक होती हैं, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन इसका एक अपवाद है, ठीक है ना। देखो इसको मिटा दूं पहले मैं। तो देखो हीरा जो होता है वो कार्बन से मिलकर बना होता है, और ग्रेफाइट जो होता है ये भी कार्बन से मिलकर बना होता है। बस कार्बन होता है और कुछ होता भी नहीं है दोनों में। लेकिन हीरा में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट वही जो पेंसिल के बीच में होता है, ठीक है ना। तो हीरा में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित होती है। क्यों, ठीक है ना। तो देखो ये नॉर्मली बात बहुत लोगों को पता होती है कि सर ग्रेफाइट जो है एक अधातु है, लेकिन इसमें विद्युत प्रवाहित होती है, ये एक अपवाद है। लेकिन भाई क्यों होती है ये तो बताओ। कहोगे सर नहीं पता, क्योंकि आप लोगों ने विस्तृत अध्ययन नहीं किया ना। और ये मत कहना कि सर हम लोगों को नहीं पता है, 11th 12th वालों से पूछ दोगे ना, उनको भी नहीं पता रहता है। ठीक है, इसके लिए डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, इसके अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा कि कार्बन से बने हैं, कार्बन से ये भी बना है, कार्बन से ये भी बना है। और कार्बन की जो बाहरी कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीरा में चारों के चारों बीजी होते हैं बॉन्ड बनाने में, यानी बंधे रहते हैं। और जो ग्रेफाइट होता है उसमें 3 तो बंधे रहते हैं, लेकिन एक खाली रहता है। और यही इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब ये बहता है तो विद्युत धारा बहती है। तो इसीलिए हीरा में धारा नहीं बहती है, ग्रेफाइट में धारा बहती है। ये एक एग्जाम्पल था
विस्तृत अध्ययन करना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके सामने, जो कुछ भी हो रहा हो, ठीक है ना, उसको जो है आपको सिर्फ जानना नहीं है, उसका क्या करना है आप लोगों को, विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं विस्तृत अध्ययन करना। ठीक है, आगे आते हैं इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये तो आसान है, कोई भी घटना हो गई उससे इन्वेस्टिगेट करो। जैसे कि मैं 4-5 दिखाया भी है कि आंधी आ गई, उससे इन्वेस्टिगेट करो क्यों आई, बारिश पड़ गई, इन्वेस्टिगेट करो क्यों आई, बर्फ पड़ गई, इन्वेस्टिगेट करो, जानो क्यों आया। ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करना। क्लियर है बात? तो ये तो मैं पहले बता चुका हूं। अब आता है एक नया वर्ड, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोर करना, कुछ नई खोज करना। तो साइंस कहता है कि भाई क्रमबद्ध पढ़ो, विस्तृत पढ़ो और चीजों को जानो, लेकिन कुछ नई खोज भी तो करो। साइंस का मतलब ये नहीं है कि बस पढ़ लिख लिए बस खेल खत्म। भाई साइंस कहता है कि चीजों को जानो जानो जानो, और एक समय आएगा जब तुम उसमें कुछ नया जोड़ो, कुछ नया एक्सप्लोर करो, नई नई खोजें करो। क्योंकि साइंस में अगर नई नई खोजें नहीं होंगी तो फिर साइंस जो है जहां है वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन हमेशा साइंस में कुछ नया नया जुड़ता रहता है, तो इसे बोलते हैं खोज करना। और ये खोज भी 3 टाइप का होता है, समझो। इंग्लिश में लिख रहा हूं। पहला होता है थ्योरी, दूसरा होता है डिस्कवरी, तीसरा होता है इन्वेंशन। क्लियर है? पहला होता है थ्योरी, दूसरा होता है डिस्कवरी, तीसरा होता है इन्वेंशन। क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ समझो, तीनों खोज ही है नई नई, लेकिन तीनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है समझो। तो देखिए, अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई नियम दे दिया, क्यों, कोई थ्योरी दे दी, कोई रूल दे दिया, ठीक है ना, तो वो भी एक नई खोज है, लेकिन उसने कोई चीज नहीं खोजी, एक नियम खोज दिया। जैसे कि न्यूटन ने अपना नियम दिया, 3 नियम दिए ना न्यूटन ने। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है F बराबर m में, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्या न्यूटन ने कोई चीज खोज दी? नहीं, न्यूटन ने बस नियम दिए। तो इनको हम लोग बोलते हैं थ्योरी। क्या बोलते हैं? थ्योरी। क्लियर है? तो ऐसे कुलाम का नियम होता है, न्यूटन के नियम होता है, बहुत सारे नियम पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें जो है रिसर्च करता है साइंटिस्ट और पता करते हैं ये चीजें क्यों हो रही हैं, तो उनके ऊपर एक नियम दे देते हैं। क्लियर है? लेकिन अब डिस्कवरी इन्वेंशन समझते हैं। अगर दुनिया में कोई चीज पहले से उपस्थित थी, अच्छे समझना, अगर दुनिया में कोई चीज पहले से उपस्थित थी और उसको जो है ढूंढ कर कोई सामने ला दिया, तो उसे बोलेंगे डिस्कवरी। जैसे डिस्कवरी एक चैनल भी आता है, ठीक है ना। तो आप लोग पेपर में पढ़ते भी होंगे कि नई नई प्रजातियों की खोज, ऐसे पढ़ते हो ना, सांप की एक नई प्रजाति मिली है हरे रंग की, मेढक की एक नई प्रजाति मिली है पीले रंग की, ठीक है ना। इसके अलावा बंदरों की एक प्रजाति मिली है जिसमें ये वायरस पाया गया है। तो ये सब डिस्कवरी है, क्योंकि ये सब चीजें जंगलों में या फिर पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे वायरस बैक्टीरिया हैं जिनको ढूंढा नहीं गया है, तो उनको लोग ढूंढ लेते हैं, तो बोलते हैं डिस्कवरी। जैसे कई पेपर में पढ़ते हुए कि इतने करोड़ साल पुराने अवशेष पाए गए डायनासोर के, तो ये सब भी क्या कहलाएगी? डिस्कवरी, क्योंकि वो सब दुनिया में पहले से था, बस ढूंढ दिया गया। जैसे 9th में आप लोग पढ़ोगे, 9th वाले स्टूडेंट इसमें पढ़ेंगे और 10th वाले तो पढ़ चुके होंगे कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। तो क्या रॉबर्ट हुक ने कोशिका को बनाया था? नहीं, उन्होंने सिर्फ कोशिका का खोज की थी। कोशिका हमारे शरीर में और पौधों में पहले से ही थी, उन्होंने सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से देख लिया और बताया कि ये कोशिका है। तो कोशिका की उन्होंने खोज की, यानी डिस्कवरी की, बनाया नहीं। लेकिन अगर बात करें वैद्युत बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो एडिसन ने जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था उसका इन्वेंशन किया था। ऐसा नहीं था कि कहीं फेंका हुआ था जमीन के अंदर और खुदाई करके लेके चला, देखो भैया ये बल्ब है, बल्ब लगाओगे जल जाएगा, ऐसा था क्या? नहीं, बल्ब को बनाया गया है, वो दुनिया में नहीं था, तो इसे बोलेंगे इन्वेंशन। बल्ब हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज मतलब वही रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, जो भी चीजें हैं जिनको दुनिया में पहले नहीं था अस्तित्व, उनको बनाया गया है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंशन। इसे आविष्कार भी बोलते हैं। क्लियर है?
तो नई नई खोजें, जो एक्सप्लोरेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है कुछ थ्योरी, कुछ नियम ढूंढे जाते हैं नए नए, कुछ नई नई खोजें की जाती हैं जो पृथ्वी पे थी हम लोग ढूंढ के ला दिए, और पृथ्वी के बाहर भी हो सकता है, जैसे नए नए ग्रह ढूंढे जाते हैं, नए नए तारे ढूंढे जाते हैं, नए नए गैलेक्सी ढूंढी जाती है, नए नए ब्लैक होल ढूंढे जाते हैं, जैसे गारगेंटुआ हो गया और भी सारे हो गए, ठीक है। और नई नई इन्वेंशन किए जाते हैं। तो इन्वेंशन तो आप लोग देखते होंगे डेली बाई डेली कुछ इन्वेंशन होता रहता है, कि लंगड़े लोगों के लिए एक नया पैर बना दिया गया है आर्टिफिशियल, ठीक है, दिमाग में चिप लगा दी गई है, इलॉन मस्क लगाने वाले हैं। इलॉन मस्क ने ऐसी कार बना दी है, पता ही होगा आप लोगों को, ऑटो पायलट पे है, इंसान की जरूरत ही नहीं है। तो ये सभी क्या कहलाएगा? इन्वेंशन कहलाएगा। क्लियर है बात? तो ये होता है एक्सप्लोरेशन। अब ये तीनों तो आसान है, समझ गए होंगे। नेचर मतलब प्रकृति, और प्रकृति का मतलब सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया, ठीक है ना। नेचर का मतलब पृथ्वी तो है ही, पृथ्वी पर हम हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। इसके अलावा पृथ्वी के बाहर चंद्रमा, सूर्य, जितने भी ग्रह हैं, उसके भी बाहर जो और सौर मंडल है और तारे हैं, उसके बाहर जो गैलेक्सी है पूरी हमारी गैलेक्सी के बाहर बहुत सारी गैलेक्सी हैं, पूरा ब्रह्मांड, ये सभी के सभी क्या कहलाएगा? प्रकृति। और प्रकृति के अंदर जितनी घटनाएं हो रही हैं उनका कारण क्या है और उनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग? विज्ञान में। तो ये है विज्ञान के हर एक शब्द का मतलब, ठीक है। विज्ञान कहता है क्रमबद्ध पढ़ो, विस्तृत पढ़ो, चीजों को जानो, कुछ नई खोज करो, और प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी का कारण पता करो, और ये पता करो उनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिए ना, प्रकृति में होने वाली आंधी, बरसात, ठीक है ना। इसी तरह और भी तो एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप का कारण बताओ और भूकंप से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्वालामुखी क्यों फूटती है, उसका कारण बताओ, उससे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा सुनामी क्यों आती है, कारण बताओ, और सुनामी से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी तो घटनाएं हैं ना जो घटती रहती हैं, हालांकि ये सामान्य नहीं है, डेली ही घटती हैं, लेकिन घटती तो है ना पृथ्वी पे कहीं ना कहीं। तो ये सभी घटनाओं का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? विज्ञान में करते हैं। क्लियर है बात? तो ये होता है विज्ञान का फुल फॉर्म, ठीक है। अब जिसको नोट करना है कर लो, ये 3 चीजें एक्स्ट्रा है तो इसको भी चाहो तो नोट कर लो। ओके, सो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने साइंस का फुल फॉर्म भी देख लिया। अब वीडियो के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे साइंस की डेफिनेशन, यानी विज्ञान की परिभाषा कैसे देंगे। तो पहले ही मैं ये बात क्लियर कर दूं कि विज्ञान की परिभाषा बहुत तरीकों से दी जा सकती है, ठीक है ना। आपको जितने भी टीचर ने बताया होगा, अपने अलग अलग स्टाइल ने बताया होगा, ठीक है। मैं भी अपने स्टाइल में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन कोई भी गलत नहीं होता है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। किसी भी चीज़ की परिभाषा कई तरह से दी जा सकती है, लेकिन उसका मतलब निकलना चाहिए और उसका मतलब आपको पता भी होना चाहिए। तो मैंने इतना लंबा लेक्चर लिया, उससे आपको पता तो चल ही गया होगा कि विज्ञान का क्या मतलब है। लेकिन अगर विज्ञान को परिभाषित करना है तो आप 2-3 लाइनों में किसी को बताएंगे, ठीक है, कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा क्या लिखेंगे? डिफिनेशन ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की परिभाषा। तो अब जो विज्ञान की परिभाषा बताऊंगा वो आपको फील होगी कि अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं आप, ठीक है ना, रट्टा नहीं मारेंगे आप। तो विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? तो प्रकृति यानी नेचर तथा प्रकृति की समस्त घटनाओं, प्रकृति तथा प्रकृति की समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध तथा विस्तृत अध्ययन, क्रमबद्ध तथा विस्तृत अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करता रहा हूं, प्रकृति तथा प्रकृति की समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध तथा विस्तृत अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। कैसे? तो प्रकृति में सब कुछ आ गया। मैं पहले बता चुका हूं कि प्रकृति में सब कुछ आएगा। ये पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, मिट्टी, समुद्र, इसके अलावा ये सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, सारे ग्रह, ये गैलेक्सी, ब्लैक होल। तो प्रकृति का अध्ययन करेंगे, पूरी प्रकृति का अध्ययन करेंगे। प्रकृति कैसे बनी, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना, वो कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। और प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें से कुछ घटनाएं मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। प्रकृति में जो भी घटनाएं, प्रकृति की समस्त घटनाएं
ठीक है ना। तो प्रकृति की तो स्टडी करेंगे, पूरी प्रकृति को पढ़ेंगे और साथ में प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का भी अध्ययन करेंगे। और कैसे अध्ययन करेंगे, तो क्रमबद्ध यानी क्रम से करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो हम लोग उसे बोलेंगे विज्ञान। क्लियर बात। तो ये इसकी परिभाषा है। बाकी परिभाषाएं और भी हैं, लेकिन इस परिभाषा में सब कुछ आ जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं ना। पूरी प्रकृति पढ़ेंगे और उस प्रकृति में जो जो घटनाएं हो रही हैं उन सबको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो क्रम से पढ़ेंगे और विस्तृत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें बचा ही क्या, पूरी प्रकृति तथा प्रकृति के समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध तथा विस्तृत अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये रही विज्ञान की परिभाषा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, काफी अच्छी परिभाषा है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। अब क्या है कि वीडियो के लास्ट में 2 बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि विज्ञान का क्षेत्र कहां तक है। तो भाई सिंपल सी बात में बोलूं तो विज्ञान का क्षेत्र अनंत है। विज्ञान में सब कुछ पढ़ना होता है, छोटे से छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेके बड़े बड़े तारे, सूर्य और सूर्य से बड़े बड़े तारे, बड़े बड़े गैलेक्सी, आकाश गंगाएं, सबको पढ़ना होता है। छोटे से छोटा बैक्टीरिया वायरस से लेके बड़ी बड़ी हाथी, जिराफ, ब्लू व्हेल, व्हेल, ठीक है, सबसे बड़ी बड़ी जो जानवर होते हैं। तो छोटे छोटा वायरस से लेके बड़े बड़े जीवों का अध्ययन भी करते हैं विज्ञान के अंदर। विज्ञान के अंदर तो हम उसका भी अध्ययन करते हैं जो करोड़ों साल पहले मर गए, डायनासोर, उनके भी जीवाश्म मिलते हैं ना, उनका भी अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान में सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को, जीवित भी पढ़ना है, निर्जीव भी पढ़ना है, छोटा भी पढ़ना है, बड़ा भी पढ़ना है। ठीक है ना, सब कुछ पढ़ना है। तो ये विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो अब जरा सोच के देखिए कि जब विज्ञान में सब कुछ पढ़ना है, पूरे ब्रह्मांड को पढ़ना है, तो क्या किसी एक सब्जेक्ट में पूरा यूनिवर्स पढ़ लोगे क्या, पूरा ब्रह्मांड पढ़ लोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। टीचर क्या क्या पढ़ाएगा? एक टीचर विज्ञान का बनेगा तो वो कैसे पढ़ा पाएगा? तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या हुआ कि विज्ञान को जो है 3 भागों में, 3 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया और 3 शाखाएं बनी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। 3 मुख्य शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अब ये क्यों डिवाइड की गई? ठीक है, और फिजिक्स नाम कहां से आया, केमिस्ट्री नाम कहां से आया, बायोलॉजी नाम कहां से आया, फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, ये सब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना, एकदम अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को कि भौतिक विज्ञान किसे बोलते हैं, वो शुरुआत कहाँ से हुई, इसके फादर कौन है, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान किसे बोलते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान किसे बोलते हैं, कहाँ से शुरू हुआ, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब डिटेल में बढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये समझा कि विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने अंत में ये पता लगाया कि विज्ञान में इस दुनिया का सब कुछ पढ़ना होता है, पूरा यूनिवर्स पढ़ना होता है। तो इसलिए विज्ञान को जो है 3 शाखाओं में विभाजित कर लिया गया। तो वो उन 3 शाखाओं का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक लास्ट में बात कि विज्ञान का कोई जनक है क्या? कोई पूछ देगा, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का तो जनक है, और वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा भी। लेकिन मान लो आपसे कोई पूछ दे विज्ञान का जनक कौन है, तो देखो एक बात समझ लो, कुछ लोग बोलते हैं गैलीलियो को, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कुछ लोग बोलते हैं गैलीलियो ने जो है सबसे पहले विज्ञान में खोजें स्टार्ट की, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि विज्ञान सदियों पुराना है। हम लोग जो है यही 1000-2000 साल की बात करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान सदियों पुराना है। अगर धर्म की बात करें, ठीक है ना, तो रामायण महाभारत में ऐसे ऐसे जिक्र हैं, ऐसे ऐसे तीर धनुष से कि वो जब चलते थे तो आग लग जाया करती थी। रावण का पुष्पक विमान है, ठीक है ना, जो हवा में तैरा करता था। इसके अलावा आप वेद पढ़ेंगे, ठीक है ना, पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें भी विज्ञान का जिक्र आता है। तो बहुत पुराना है, धर्मों को अगर आप ध्यान दें। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर हम धर्म नहीं मानते हैं, ठीक है ना, ये सब तो झूठ बातें हैं, माइथोलॉजी है। चलो धर्म को छोड़ देते हैं। तो अगर आप दुनिया का इतिहास पढ़ने जाएंगे ना, तो आपको दुनिया के इतिहास में भी विज्ञान की नज़र कहीं ना कहीं मिलेगी। जैसे पुराने समय में, ठीक है ना, हिंदुस्तान में आयुर्वेद से रोगों का इलाज किया जाता था। तो आयुर्वेद भी एक विज्ञान ही है, वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जापान में भी काढ़े से इलाज होता था पहले, तो वो भी एक विज्ञान ही है। ठीक है ना, चीन में भी यही काम होता था।
इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो इंडिया में एक सभ्यता रहती थी, हड़प्पा सभ्यता, जिसे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। वो 4000 5000 साल पहले रहती थी, ठीक है ना। तो उस समय जब खुदाई हुई, मतलब जो खुदाई हुई, तो पता चला कि उस समय उन लोगों ने जो है ईंट बनाया था, ईंट के रोड बनाए थे, घर बनाए थे, नहाने के लिए जो है एक जगह बनाई थी, तालाब टाइप का, स्विमिंग पूल टाइप का, ठीक है ना। प्रॉपर स्विमिंग पूल तो नहीं था, एक तालाब था, बहुत बड़ा स्नानागार था, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है क्या विज्ञान की और गणित के नॉलेज के बगैर हो सकती है क्या? एकदम परफेक्ट साइज में उन्होंने जो है रोड बनाए थे, रोड के किनारे उन्होंने नालियां बनाई थी, घर बनाया था परफेक्ट जो है शेप साइज में, वो भी 5000 साल पहले। सोचिए, तो उस समय विज्ञान साइंस रहा होगा। और यकीन ना होना कभी कि विज्ञान साइंस कितना पुराना है, बहुत पुराना है कि नहीं है, तो कभी इजिप्ट का इतिहास पढ़ लेना, मिस्र का इतिहास। मिस्र में आज से 4000 5000 साल पहले पिरामिड बनाए गए थे। वो पिरामिड इतने बड़े हैं ना कि 40 मंजिला जो इमारत होती है ना, उतने बड़े बड़े पिरामिड है। और उन पिरामिडों में जो पत्थर यूज किया गया है ना, वो 2 टन से 2000 टन भारी पत्थर है। अब सोचो वो इतना ऊपर कैसे ले गए होंगे, बिना साइंस का इस्तेमाल किए ले गए होंगे क्या? यानी टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी थी, विज्ञान का इस्तेमाल वो भी करते थे, ठीक है। उन्होंने एकदम शेप्स और साइज एकदम परफेक्ट बनाया है पिरामिड का। ये सब चीजें जो उनके पास नॉलेज रही होगी, साइंस का यूज किए होंगे तभी तो ना, ठीक है। तो पिरामिडों के बारे में जब अध्ययन करोगे तो बहुत सी चीजें आपको पता चलेगी। पिरामिड जो है पूरी दुनिया, पूरा जो दुनिया है ना, उसके केंद्र पे रखा हुआ है, बना हुआ है। पिरामिड 3 पिरामिड है और तीनों जो है वो 3 तारों को दिखाते हैं, तो यानी उनको तारों का भी नॉलेज था। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे बहुत पुराना, तो आपको विज्ञान कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो विज्ञान का कोई शुरुआत नहीं है, विज्ञान बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, हमेशा से विज्ञान चला आ रहा है। तो विज्ञान का कोई जनक नहीं है, विज्ञान हमेशा से चला आ रहा है किसी ना किसी रूप में, ठीक है ना। तो विज्ञान का कोई जनक नहीं हो सकता। लेकिन फिर विज्ञान को हम लोग वर्तमान समय में 3 भागों में बांट दिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो उसके जनक तो हैं, और वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर होगा विज्ञान की शाखाएं, और उनके ऊपर डिटेल में अध्ययन करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और अपने डाउट और क्वेरीज को वहां भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।